देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन क्या, टेक आउट योर फिगर 12.4। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ये एक चेन है, एक सीरीज़ है जिसमें हमारे अलग अलग प्रोटीन्स लगे हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होगा। तो इट इज़ अ सीरीज थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर एंड फाइनली द एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। जो मेन हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन का जो वर्क है वो है एटीपी को प्रोड्यूस करना, क्योंकि आपको पता है कि आपके क्रेब्स साइकिल में जहाँ पे NADPH बना था वो हमारा इनडायरेक्टली वो ATP वहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही NADPH और FADH2 को, इन दोनों को एंटर करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को टू प्रोड्यूस ATP। तो देखिए ATP कैसे बनते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा फिगर डिस्कस करेंगे। तो एवरीबडी हैज सीन कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आपको पता भी चलेगा इसे हम पावर हाउस आज तक क्यों बोलते आए हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की देखिए मेम्ब्रेन्स कितनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव सबसे पहले उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, अगर हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो हमें वहाँ पे इनर मेम्ब्रेन स्पेस मिलेगी। तो वही आपको देखिए यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स दिखेगी जो उसके अंदर पूरा फिल्ड है। तो मैट्रिक्स उसके अंदर फिल्ड है। जस्ट सी ओ फिगर 12.4, वहाँ पे 3 पार्टीशन कर रखे हैं पूरे के। एक मैट्रिक्स है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। सी एट द टॉप। अब देखिए जो मैट्रिक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में ये सब होने वाला है जो आपको दिख रहा है। मैट्रिक्स के बाद सीधा आती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती है ना, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, उनको बोलते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, क्योंकि उनके अंदर वो मेम्ब्रेन है तो उनके अंदर ये रिएक्शन, उनके अंदर ये सब चीज़ें फिट हैं जो लग रही हैं आपको डायग्राम में कलरफुल। ये सब चीज़ें उस मेम्ब्रेन के अंदर है। उस मेम्ब्रेन के बाहर अब आउटर मेम्ब्रेन आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलेंगे उसके अंदर की जो स्पेस होगी, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसे बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इनर मेम्ब्रेन के बाद इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आती है और सबसे अंदर हमारा मैट्रिक्स होता है। तो देखिए मैट्रिक्स में हमारा, आपको पता है कि मैट्रिक्स में हमारा क्रेब्स साइकिल चल रही थी जिसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही थी। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, टोल्ड कि ETS में क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और वहाँ पे फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, तो आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेंगे प्लीज़ कीप राइटिंग, क्योंकि आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास टोटल इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास। अब बात आती है कि कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सेस आर ग्रुप ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्सेस ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 5 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। 5 कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 1 का जो नेम है, कॉम्प्लेक्स 1 का जो नेम है वो देखिए राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ मैट्रिक्स वाली साइड पे NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है। दूसरे कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स देखिए नीचे है, पहले इन्होंने थर्ड दे दिया, थर्ड के बाद इन्होंने सेकंड दिया। उसका भी रीज़न है इन्होंने ऐसा क्यों किया है, वरना अदर बुक्स में सीधा सीक्वेंस में भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, उसका एक रीज़न है। कॉम्प्लेक्स थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1। ये सब प्रोटीन्स के नेम है, दीज आर ऑल द नेम ऑफ प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स मीन्स प्रोटीन्स, प्रोटीन्स अरेंज्ड है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब देखिए कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C एंड उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 5 है हमारा लास्ट वाला, देखिए लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम है ATP सिंथेस। तो मतलब ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो लास्ट में ATP बनाएगा। तो ATP फाइनली हमारे बनेंगे लास्ट में। तो यू कैन राइट ओवर देयर, उसके अंदर भी लिखा हुआ है देखिए ATP सिंथेस, इट्स रिटन इनसाइड इट ऑल्सो। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ATP सिंथेस। तो हमारे ये 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब पढ़ते हैं इन 5 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी आपको कुछ वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के नेम दिख रहे हैं, जैसे कि FMN, FES। अब बात आती है कि ये क्या है, क्योंकि समझने के लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा कि अंदर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और बाहर क्या है। तो हर कॉम्प्लेक्स के पास अपने अपने प्रोटीन्स भी हैं, फिर से हर कॉम्प्लेक्स में अपने प्रोटीन्स भी हैं। और जैसे कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास 2 टाइप के प्रोटीन है, FMN और FES। FMN और FES 2 टाइप के प्रोटीन है। और इसी प्रकार से आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है जो नीचे है उसके पास अपना प्रोटीन है FES। तो यहाँ पे आपके पास FES है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में अगर आप आएंगे जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1, इसके पास अपने प्रोटीन्स हैं थर्ड में
साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम C1, इसके पास अपने 2 प्रोटीन है, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आइए, रेड वाले में कॉम्प्लेक्स नंबर 4 वाले के पास अपने जो प्रोटीन्स हैं वो है साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3, आप मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, क्लियर, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। और जो लास्ट वाला हमारा 5th कॉम्प्लेक्स है वो तो आप देख रहे हैं, उसका नाम ATP सिंथेज है, उसके पास F0 और F1 2 पार्टिकल्स हैं, F0 और F1, इसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये कॉम्प्लेक्स। अब देखिए एक्चुअल में हमारा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको बिल्कुल क्लियरली, अगर फिगर समझ में आ गया तो पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फिगर से ही क्लियर, फिगर इज़ द मेन, फिगर से ही समझिए, इसलिए इतना कलरफुल फिगर दे रखा है। अब देखिए हमारा क्या होता है एक्चुअल में, तो सबको पता है कि मैट्रिक्स में क्रैप्स साइकिल चल रही है अभी हमारी थोड़ी देर पहले, अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो मैट्रिक्स पे जो हमारी क्रैप्स साइकिल चल रही होती है तो उसमें देखिए हमारा जो NADH था वो NAD पॉजिटिव बना रहा था, NADH बना रहा था NAD पॉजिटिव। तो जो हमारा NAD का जो कन्वर्जन होता है NAD पॉजिटिव में, इस टाइम पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसपोर्टेड। अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कन्वर्जन की वजह से, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन, आप फर्स्ट येलो वाले में देखिए, लुक इनटू द येलो वन, यहाँ पे NADH मैट्रिक्स में देखो, NADH को NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही कन्वर्ट हुआ वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, निकले इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स आर कैरीड बाय FMN ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लिया, FMN ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया FES नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को दे दिया। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हैं अब वो हमारे आ रहे हैं UQ। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, यहाँ पे देखिए हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उन कॉम्प्लेक्सेस के बीच में हमारे कुछ हमारे प्रोटीन्स जो है कॉम्प्लेक्सेस के बीच में भी लगे हैं। जैसे देखो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 के बीच तक, वो थर्ड दे दिया है पहले, वहाँ पे देखो UQ लगा हुआ है, ओके, UQ इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इसको भी आप लिख लो वहाँ पे, यहाँ पे UQ लगा हुआ है। और एक और है हमारा कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में देखिए वहाँ पे आपका है साइटोक्रोम C, एक साइटोक्रोम C जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की साइड दे रखा है, येलो सर्कल दिख रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेंगे, ठीक है, वहाँ लिख दो। अब नाउ सी, जब देखिए हमारा NAD जो H है हमारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन हमारा क्या होता है, जो हमारा NADH है ये खुद ही एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये क्या करेगा, मैट्रिक्स में से इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में से इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करने के बाद कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इतना क्लियर हुआ, इसने मैट्रिक्स में से इलेक्ट्रॉन को कैरी करा और कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर भी प्रोटीन फिट है, उन कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो कौन, अब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन अब चले गया सीधा FMN के पास, चले गया FM के पास, FMN ने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया FES को, अब FES के पास इलेक्ट्रॉन चले गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे FES से सीधा आएंगे UQ इज यूबिक्विनॉन, ये नेम्स आपको आगे भी मिल जाएंगे व्हेन विल रीड थ्योरी, तब आपको पता चलेगा यूबिक्विनॉन भी है, ठीक है। तो यूबिक्विनॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहाँ से देखिए फिर UQH2 लिखा हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं, उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स हमारे सीधा कॉम्प्लेक्स थर्ड में आएंगे सीधा, इसलिए कॉम्प्लेक्स थर्ड पहले बनाया, देखिए कॉम्प्लेक्स थर्ड क्यों बनाया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थर्ड में सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड के भी थर्ड में जाते हैं। अब देखिए लाइन देखिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड में इलेक्ट्रॉन्स आए, नाउ सी कॉम्प्लेक्स थर्ड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स हमारे आएंगे साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी से जाएंगे FES के पास, FES के पास के बाद जाएंगे साइटोक्रोम C1 के पास। सीक्वेंस दिख रहा है सबको, जो लाइन है वो सेम उस तरीके से घुमाइए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कैरी हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे आगे की तरफ, क्योंकि फाइनली हमें बनाने हैं ATP। तो देखो इस तरीके से हमारी बॉडी में ATP बनने वाले हैं। अब हमारे गए साइटोक्रोम C1 के पास, अब साइटोक्रोम C1 के पास जाने के बाद इलेक्ट्रॉन सीधा हमारे गए साइटोक्रोम C, देखो जो येलो वाला हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लगा है, साइटोक्रोम C में गए। अब देखिए एक चीज़ और है कि जो हमारे सेकेंड कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं,
आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, यहाँ लिखा हुआ है, बट यहाँ हमारा क्या होता है, यह हमारा जो FADH2 है वो FADH में कन्वर्ट होता है। FADH2 इज कन्वर्टेड टू FADH। आपने क्रैप साइकिल में देखा था हमारे ATP बन रहे थे, वो ATP यहाँ बनेंगे, अब वो वहाँ हम डायरेक्टली काउंटिंग के लिए बोल रहे थे, वो ATP हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिजल्ट था। अब देखिए जब FADH टू FADH में कन्वर्ट होता है तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसपोर्टेड। अब इलेक्ट्रॉन हमारे जो हैं वो सेकेंड कॉम्प्लेक्स के कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, FES में। FES से वो सीधा इलेक्ट्रॉन्स हमारे UQ में जाते हैं। देखिए UQ में जा रहे हैं तो मतलब उधर के भी UQ में आ रहे हैं, इधर के भी UQ में जा रहे हैं। अब UB किनॉन के पास जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फाइनली हमारे कॉम्प्लेक्स थर्ड के इलेक्ट्रॉन भी साइटोक्रोम C में आ गए। ये हमारा साइटोक्रोम C है, येलो वाला। अब साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं वो आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4। नाउ सी कॉम्प्लेक्स नंबर 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से सीधा कॉम्प्लेक्स 4 के साइटोक्रोम A में आ रहे हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ वो ज़्यादा हाईलाइट करना, साइटोक्रोम A में आ रहे हैं, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जा रहे हैं, वहाँ पे A3 भी अंदर। क्लियर हो गया। साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में जा रहे हैं। जब साइटोक्रोम A3 में इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाते हैं तब देखिए क्या होता है। इतना तो होगा इलेक्ट्रॉन्स कैरी कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच के अब एक चीज़ ऊपर आइए, टॉप में जाइए दोबारा से। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड तो क्या होता है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में। तो मतलब कि मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस हमारे रिलीज्ड हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन आयंस जो हमारे मैट्रिक्स में रिलीज्ड हो रहे हैं वो हमारे हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स से कहाँ जा रहे हैं, सीधा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देखो आपको रेड वाला दिख रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन सीधा पंप हो रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैरी होते हैं तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। हमें एनर्जी तो चाहिए ATP बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले गए सीधा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो देखिए ऐसे ही हर जगह से हमारे इलेक्ट्रॉन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैरी करते टाइम एनर्जी जो बन रही है हाइड्रोजन आयंस की फॉर्म में वो सीधा हमारी जा रही है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जा रही है। ऐसे देखो हमारे कितने हाइड्रोजन्स बन गए हाइड्रोजन्स। तो हाइड्रोजन्स कहाँ बने हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। आपको याद रखना है ड्यूरिंग कैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, यू कैन राइट दिस, ड्यूरिंग कैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे मैट्रिक्स से सारे H आयंस जो होते हैं वो स्टार्ट मूविंग टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसका मतलब क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस हो गए। जब बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हमारे वहाँ पे हो गए तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो गया। कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ पे डिफ्यूजन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारे आयंस फिर वापस आएंगे। देखो कहाँ से, सी और लास्ट लाइन, रेड लाइन पूरी देखो नीचे को आ रही है, ये रेड लाइन जो हमारी पूरी नीचे को आ रही है, अब ये देखो कहाँ जा रही है, ये आयंस हमारे फाइनली पहुंच रहे हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जिसका नाम है ATP सिंथेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके का काम करता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ये इस तरीके का घूमेगा और अपने अंदर से सारे हाइड्रोजन आयंस को पास करेगा और यहाँ से ATP बनाना शुरू करेगा। देखिए कैसे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से क्या हुआ, हमारा ATP यहाँ से नीचे को हाइड्रोजन आयंस गए हमारे और फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में क्यों जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन H आयंस का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज़्यादा हो गया। तो आयंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से मैट्रिक्स की तरफ दौड़ेंगे H आयंस, क्योंकि डिफ्यूजन मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। किसके बीच से निकलेंगे, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स का नाम है कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस, उसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे। जैसे उसके अंदर से हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे तो वहाँ पे देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस जो है हमारे वो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस H आयंस तीनों मिलकर वहाँ पे ATP बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ATP बन रहा है, ATP बन रहा है, सारे H आयंस लाइन वाइज आते जाएंगे और ATP बनते जाएंगे। क्लियर हो गया। फाइनली ATP ऐसे बनेंगे। अब आ जाइए ऊपर, एक स्टेप और यहाँ पे था, देखिए जनक बताया था कि अब बात है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, H आयंस तो हो रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से H आयंस यहाँ पे आ पाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब कैरी हुए तभी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई,
इलेक्ट्रॉन जब कैरी हुए तभी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई, जब इलेक्ट्रॉन्स कैरी नहीं होते तो एच आयंस कैसे आते, एच आयंस नहीं आते तो एटीपी को बनने के लिए एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी चाहिए एच आयंस की फॉर्म में, वो तीनों मिलेंगे तो एटीपी बनेगा। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे धीरे धीरे कैरी हुए, देखिए उन्होंने क्या करा, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स ने जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैरी हुए वो सीधा हमारे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचे। कॉम्प्लेक्स 4 में देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और वहाँ पे हमारा बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करा, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया बाहर निकल के और मैट्रिक्स में वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। इस तरीके से हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ बन गया, बट जो हमारे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से हमारे एच आयंस आ रहे हैं वो धीरे धीरे निकलेंगे और वहाँ पे हमारे एटीपी बनने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा वाटर मॉलिक्यूल बनता है ना, तो और एटीपी बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये हमारी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स फाइनली कॉम्प्लेक्स 4 से निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 से निकलेंगे तो वो ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। लिख लूँगा, ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड वाटर इज फॉर्म्ड, वाटर इज फॉर्म्ड and it is known as oxidative phosphorylation. Finally this is the end result of ATP. तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड रिजल्ट है, मतलब हमारी प्रोसेस अब यहाँ फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। अगर देखिए हमारा यहाँ पे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स 4 में इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तब बाहर निकलेंगे जब बाहर उन्हें ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, ऑक्सीजन एटम दिखेगा तब कंबाइन होंगे, तब वाटर बनेगा। इसलिए सेल्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं, एनर्जी ही नहीं बन पाती है सेल्स में। तो देखो ऑक्सीजन का कितना रोल है सेल्स में, पूरे का पूरा इनका रोल है यहाँ पे एटीपी बनाने का। तो एटीपी देखा आपको कितने मुश्किल से बनते हैं और कितनी साइकिल्स के होने के बाद आपके फाइनल एटीपी बनते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। क्लियर। तो आई विल टेल अगेन नाउ सी, तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और चेन इज़ वेरी इजी। इट इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ चेन, ये सीरीज़ है या सीरीज ऑफ प्रोटीन्स है, जहाँ पे क्या होते हैं हमारे प्रोटीन डोनर ट्रांसफर्स टू प्रोटीन एक्सेप्टर। यहाँ पे प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं टू प्रोटीन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और फाइनली इसका हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, फॉर्मेशन हमारा होता है एटीपी का। क्लियर हो गया। तो एक सिंपल डेफिनेशन और लर्न कर सकते हैं, हियर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में 1 से लेकर 5 तक। तो इसमें हमारे 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स उनकी अंदर प्रेजेंट हैं। तो दिस इज योर फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द मोस्ट ईजीएस्ट वे। इससे ईजी आपको कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं समझने के लिए। दिस इज द मोस्ट ईजी, क्योंकि मैंने बेसिक से लेकर के आपको सारा क्लियर कर दिया है। नाउ वी विल रीड एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, उसमें अब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये प्रोसेस हुई कैसे, कौन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है।